Good morning, student. Welcome to our online classes. I'm Pooja Sharma, your EVS teacher. Yesterday, we will discuss about our chapter number 16. I hope you all have understood. And today, we will start our chapter number 16, book work, notebook work explanation. Okay, आपकी notebook में जो आपने work किए, वो हम आज discuss करेंगे. अगर आपको इन question answers में कोई problem है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. Okay. First, I will explain it for you. Let's start. Question number 1 is objective type question. Who established Indian Space Research Organization? We have already studied about, हमने already पढ़ा है Indian Space Research Organization किसने establish की थी? Answer is Dr. Vikram Sarabhai. Vikram Sarabhai ने ये जो organization थी establish की थी. What is the name of the son of जीजाबाई? जीजाबाई थी, उनके son का name क्या था? उनके बेटे का name क्या था? तो we already know उनके बेटे का name क्या था? शिवाजी. Okay. Now, question number 3 is who established the Hindu University in बनारस? बनारस में जो हिंदू यूनिवर्सिटी है वो किसने establish की थी? तो हमने कल स्टडी किया था कि एक पर्सन थे जिन्होंने मनी भी कलेक्ट किया था और वो चाहते थे कि वो इंडिया की जो एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, उसके लिए कुछ वर्क करें और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करें. तो उन्होंने ही ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया था, हिंदू यूनिवर्सिटी. उनका नेम क्या था? पंडित मदन मोहन मालवीय. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the president of कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ये भी हमने स्टडी किया था. उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो उन्हीं की प्रेसिडेंटशिप के अंडर में प्रिपेयर किया गया था. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज पंडित मदन मोहन मालवीय वाज, वो क्या थे? रिवॉल्यूशनरी सिंस बर्थ, टीचर सिंस बर्थ, पोएट सिंस बर्थ एंड पंडित सिंस बर्थ. सिंस बर्थ मतलब बचपन से ही वो क्या थे? क्या वो क्रांतिकारी थे? नहीं. क्या वो बचपन से ही टीचर थे? नो. क्या वो बचपन से ही पंडित थे? नहीं. क्या थे वो बचपन से ही? पोएट थे. उन्हें कविता बोलना या लिखना अच्छा लगता था. ओके. सो पोएट सिंस बर्थ, बचपन से ही क्या थे? पोएट. Now question number 2 type is very short answer type question. इसमें आपको short answer लाइंस में 2 या 3 लाइंस में आपको या 1 लाइन में आपको आंसर देना है क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 1 इज हु इज नॉन एज द टीचर ऑफ द नेशन? ये भी हमने डिस्कस किया था कल कि टीचर ऑफ द नेशन हम किसे नाम दिया था? हमने एक पर्सन के बारे में हमने डिस्कस किया था जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम के लिए वर्क किया था. तो वो कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय. उन्हें हम टीचर ऑफ द नेशन भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज हु डिस्कवर्ड मेसॉन? ये भी मैंने आपको बताया था. मेसॉन क्या था? एक हैवी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है. किसका? कॉस्मिक रेज का. और इसको किसने डिस्कवर किया था? तो आंसर इज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इस इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द करंट नेम ऑफ ट्रैम्बी? ये भी मैंने आपको बताया था. मुंबई में एक प्लेस है, इंस्टीट्यूट था, उसका नेम एक पर्सन के नेम से उन्हें ऑनर देते हुए उसका नेम चेंज कर दिया गया था. तो अब उसका क्या नेम है? ट्रैम्बे का द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे उनके ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में हमने उन्हें ये जो सेंटर था, रिसर्च सेंटर, उसका नेम क्या रख दिया था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where was शिवाजी born? शिवाजी थे. born मीन्स क्या होता है? कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ उन्होंने जन्म लिया था. तो शिवाजी कहाँ born हुए थे? आंसर इज फोर्ट ऑफ शिवनेर. ये भी कल भी हमने आपको बताया था. फोर्ट मीन्स क्या होता है? किला. तो जो शिवनेर का किला था वहाँ शिवाजी born हुए थे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who captured the fort of गोंडाला? जो गोंडाला का फोर्ट था उसे किसने कैप्चर किया था? उस पे किसने कब्जा किया था? तो आंसर इज शिवाजी. उनकी मदर ने उन्हें एनकरेज किया था
कि यस यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। ओके, उन्होंने उन्हें ग्रेट वॉरियर बनाया था। तो जो शिवाजी थे उन्होंने जो कांडाला का फोर्ट था उसे कैप्चर किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट वाज द पोएटिक नेम ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय। हमने ये भी स्टडी किया था, कल डिस्कस किया था कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं उनका जो पोएटिक नेम है, वो पोएट लिखते थे, कविता लिखते थे, तो उनका पोएटिक नेम क्या था? दैट इज मकरंद। Now question number 7 is name the university established by Malviya ji. Where is it situated? ये कहाँ पर situated means कहाँ है वो, किस प्लेस पे है, किस जगह पे है। ओके, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की थी मालवीय जी ने। ओके, तो उन्होंने कहाँ स्टैब्लिश की थी यूनिवर्सिटी? पंडित मदन मोहन मालवीय स्टैब्लिश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन वाराणसी। ये यूनिवर्सिटी का नेम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और कहाँ पे स्टैब्लिश की थी? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 3 एटॉमिक रिएक्टर स्टैब्लिश बाय डॉक्टर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, उन्होंने जो 3 क्या स्टैब्लिश किए थे? एटॉमिक रिएक्टर स्टैब्लिश की थी। उनका नेम बताना है। फर्स्ट वन इज अप्सरा, सेकंड वन इज साइरस एंड थर्ड वन इज जर्लिना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज Who was the first director of Tata Institute Fundamental Research? ये भी एक रिसर्च सेंटर था जहाँ पे रिसर्च होती थी। तो ये जो रिसर्च सेंटर था फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, इसके फर्स्ट जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर भाभा या डॉक्टर होमी जहांगीर। Now last question is question number 10. What was the name of Shivaji's mother? शिवाजी की मदर का नेम क्या था? ये भी हमने ऊपर क्वेश्चन में पूछा था कि जीजाबाई के सन का नेम क्या था, तो उनकी मदर का नेम क्या था? जीजाबाई। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर। व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी लाइफ से हमने क्या लेसन सीखा? ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइफ गिव इंस्पिरेशन वी शुड नॉट बी साइलेंट अगेंस्ट इनजस्टिस। हमें इनजस्टिस या अन्याय जब हो रहा है तो हमें साइलेंट नहीं रहना है, उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेस्ट करना है, उसका विरोध करना है। सेकंड वन इज वी शुड अपोज ऑल सोशल एवल्स। जितनी भी सोशल एवल्स में सामाजिक बुराइयां हैं उन्हें उनका भी हमें अपोज में विरोध करना है, प्रोटेस्ट करना है। थर्ड पॉइंट इज वी शुड बी हार्ड वर्किंग एंड टेक ऑल चैलेंजेस इन आवर लाइफ। हमें अपनी लाइफ में कैसा होना चाहिए? हमें अगर अपना गोल अचीव करना है तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। ओके, और जितने भी चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें फेस करना चाहिए। वी मस्ट बी एजुकेटेड, और हमें क्या होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए। अगर हम एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, तो हम इन सभी प्रॉब्लम को इजीली फेस कर पाएंगे। ओके, second question is Dr. Bhimrao Ambedkar faced many difficulties in his childhood. Write the main social reason behind it. उन्होंने अपने बचपन में चाइल्डहुड में बहुत सारी डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम फेस की थी, तो उसके लिए रीजन क्या था मेन, हमें उस रीजन पे डिस्कस करना है। ओके, तो डॉक्टर भीमराव फेस्ड मैनी डिफिकल्टीज इन हिज चाइल्डहुड। अनटचेबिलिटी इन द मेन सोशल रीजन बिहाइंड इट, और मेन सोशल रीजन उसके पीछे क्या था? अनटचेबिलिटी। ये भी मैंने बताया था, अनटचेबिलिटी मीन्स अछूत जिसे हम मानते हैं। डोंट अलाउ टू टच, हम उसे अलाउ नहीं करते हैं कि वो हमें टच कर सके। ओके, तो जो ये अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम थी, डिफिकल्टी थी, ये उन्होंने फेस की थी अपने चाइल्डहुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज पंडित मदन मोहन मालवीय called the teacher of the nation? हम उन्हें क्यों बोलते हैं टीचर ऑफ द नेशन? We have already discussed about it because उन्होंने हमारे जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम है और जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उन्हें एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा वर्क किया था। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारा मनी भी कलेक्ट किया था इसके लिए, ताकि वो इजीली इस तरह के जो इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें एस्टेब्लिश कर सके। Pandit Malviya decided to establish a university in Varanasi. He got the land as donation required to establish the university. उन्होंने, ये भी मैंने आपको बताया था, जो बनारस की किंग थी उन्होंने उन्हें मकर संक्रांति के हॉलीडे पर लैंड डोनेट की थी। And he traveled across the whole nation and collected a huge amount of 64 lakh
रुपीज, उन्होंने 64 लाख रुपीज का जो अमाउंट है वो कलेक्ट किया था। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द टीचर ऑफ द नेशन। एंड उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए भी बहुत वर्क किया था, इसलिए हम उन्हें टीचर ऑफ द नेशन कहते हैं। Who was Dr. Vikram Sarabhai? Dr. Vikram Sarabhai कौन थे? Dr. Vikram Sarabhai was not only a great scientist but also had an interest in art, culture, education and social work. वो एक great scientist थे, उन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत वर्क किया था, हमें उन पर प्राउड था। ओके, और उन्होंने किसके फील्ड में वर्क किया था? यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से जो रिलेटेड प्रॉब्लम थी, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, उनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करके दिया था। एंड he established Indian Space Research Organization. Due to his efforts, today India has launched many satellites in space which have been made in our country. और हमारी कंट्री में बने मेड इन इंडिया जो सैटेलाइट हैं, वो भी हम उनके एफर्ट्स की वजह से ही सैटेलाइट जो हैं वो स्पेस में लॉन्च कर पाएंगे। Why did Dr. Homi Jahangir Bhabha give importance to the use of indigenous resources? Indigenous resources means local, स्वदेशी जो resources हैं, स्वदेशी जो चीजें हैं आपकी कंट्री में जो अवेलेबल हैं, उन पे क्यों उन्होंने उनको इम्पोर्टेंस दी थी? Dr. Homi Jahangir Bhabha gave importance to the use of indigenous resources so that India may become completely self-dependent in the field of atomic science. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम इंडिजीनियस में स्वदेशी या लोकल मेड इन इंडिया थिंग्स का यूज करेंगे तो क्या होगा? वो इंडिया में बनी हुई चीजें हैं, अगर हम उन्हें बाय करते हैं तो उनका मनी फॉरेन कंट्री या अदर कंट्री में नहीं जा पाता है। वो जो मनी है तो वो हमारी ही कंट्री के डेवलपमेंट में यूज होता है, तो हम उससे क्या बनते हैं? सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, और जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी कंट्री की वो भी अच्छी होती है। ओके, और हम साइंस के फील्ड में अगर मेड इन इंडिया जो थिंग्स यूज करते हैं तो हम एटॉमिक साइंस के फील्ड में भी क्या हो जाएंगे? साइंस सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें किसी अदर कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। Which three qualities of जीजाबाई's personality would you like to adopt? हमने कल जीजाबाई के बारे में स्टडी किया था, वो शिवाजी's मदर, तो उनकी जो कौन सी 3 पर्सनैलिटी की क्वालिटीज हैं जो आप भी अडॉप्ट करना चाहेंगे? अडॉप्ट मीन्स अपनाना चाहेंगे कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि मेरे, या चाहती हूँ कि मुझ में भी ये क्वालिटीज हो। तो फर्स्ट क्वालिटी इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब किसी भी चीज के लिए अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपका जो वो डिसीजन है वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डिसीजन लिया और फिर उसके बाद में आपने अपना डिसीजन चेंज कर दिया कि नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मींस आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं किसी भी चीज के बारे में वो एकदम मजबूत होना चाहिए। सेकंड वन इज पैट्रियोटिज्म एंड प्राउड अबाउट कल्चर, और हमारी जो कल्चर या संस्कृति है उस पर हमें गर्व होना चाहिए, और पैट्रियोटिज्म हमें भक्ति भाव, हमारी जो कंट्री के लिए देशभक्ति की जो भावना होती है वो होनी चाहिए हमें। ओके, थर्ड वन इज टू थिंक पीसफुली even at the time of crisis and make full-blown strategies. अगर हम कोई क्राइसिस में, किसी डिफिकल्टी में या किसी प्रॉब्लम में है तो भी हमें कैसा थिंक करना चाहिए? एकदम पीसफुली, शांति से उस जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को सोचना चाहिए, एंड फिर उससे रिलेटेड जो भी योजना या जो भी हमारा प्लान है, स्ट्रेटजी है, वो हमें फुल प्रूफ बनानी चाहिए, यानी कि वो एकदम करेक्ट वर्क करे, जो भी हम सोचें एग्जैक्टली वैसा ही हो। तो ये तीनों क्वालिटीज हम उनसे अडॉप्ट कर सकते हैं। If anyone is illiterate in your area, how will you propose? अगर आपके एरिया में, आपके आसपास, आपके नेबरहुड में कोई ऐसे पर्सन है जो कि illiterate मतलब अशिक्षित है, अनपढ़ है, एजुकेटेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? If anyone is ill-treated in our area, we will ill-treated, ठीक है? आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आप उसे कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे उसका विरोध करेंगे? तो अगर आपके साथ कोई इल ट्रीट मीन्स गलत व्यवहार करता है, मिसबिहेव करता है, तो हम क्या करेंगे? वी विल रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस, तो हम उस अन्याय के खिलाफ, जो भी हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा है उसके अगेंस्ट हम अपनी आवाज उठाएंगे। Why should we make timetable for studies, especially during examination? हमें क्यों बनाना चाहिए एग्जामिनेशन के? वैसे तो हमें
थ्रू आउट द ईयर अपना जो स्टडी है वो कैसे करना चाहिए, टाइम टेबल बना के करना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, लेकिन स्पेशली एग्जाम के टाइम में, एग्जामिनेशन में तो हम टाइम टेबल बनाते ही हैं। तो वो हम टाइम टेबल क्यों प्रिपेयर करते हैं? We should make timetable for studies, especially during examination, because it will help us to concentrate on our study without wasting time। उससे क्या होता है, हम टाइम टेबल क्यों बनाते हैं? क्योंकि ऐसे पूरे दिन में हमें पता नहीं चलता है कि हमने कितनी देर गेम्स खेला, या कितनी देर हमने स्लीपिंग किया, या कितनी देर हमने स्टडी किया। तो इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हमारे पास जितना भी टाइम है थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में, तो उसे हमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है कि इस टाइम में मैंने अपना लंच करना है, ये मेरा स्टडी टाइम है, तो मैं ये स्टडी आवर्स है मेरे, तो मैं इसमें सिर्फ स्टडी ही करूंगा। ओके, तो इस तरह अगर आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता है, बर्बाद नहीं होगा। आपको ऑलरेडी पता होगा कि मुझे 9 o'clock से लेके 12 o'clock तक मेरा स्टडी टाइम है, तो मुझे इसमें स्टडी करना है, एंड देन 12 o'clock टू 4 o'clock या 3 o'clock मुझे रेस्ट करना है, एंड इन द इवनिंग ऑल्सो मुझे स्टडी करना है, या 1 or 2 आवर मुझे प्ले करना है। तो आप इस तरह से अगर अपना टाइम टेबल सेट करते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। ओके, नाउ our बुक वर्क एक्सप्लेनेशन इज कंप्लीटेड। जो हमारा 16 चैप्टर है उसका बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। इसमें हमने फैमिलीज माइग्रेशन क्यों करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कुछ फैमिलीज के बारे में डिस्कस किया था, एंड माइग्रेशन के रीजन के बारे में डिस्कस किया था। माइग्रेशन क्या होता है, फैमिली मूव करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उनके जो भी रीजन थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ कम ऑन टू exercise objective type question. Question number 1 is, where did Santu migrate with his family and cattle? जो संतु था, अगर जिन बच्चों ने मेरी क्लास अटेंड की है और उन्हें रिमेम्बर होगा तो हमने डिस्कस किया था कि संतु की फैमिली थी, उनके जो विलेज था वहाँ पे क्या था, ड्रॉट था, सूखा पड़ा था, वहाँ पे बारिश नहीं थी, देयर इज नो रेन, so that's why they migrated, संतु migrated with his family and cattle, but where, कहाँ migrate किया था उसने? आंसर इज नेफ्यूज विलेज। अपने नेफ्यू का जो विलेज था वहां पे वो उन्होंने अपनी फैमिली एंड कैटल के साथ माइग्रेट किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ धीरज फैमिली। हमने एक और अनदर फैमिली के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज धीरज फैमिली। तो धीरज की फैमिली ने क्यों माइग्रेशन किया था? धीरज की फैमिली में क्या था, एक उसका सन एंड डॉटर थे जिन्हें वो हायर एजुकेशन दिलवाना चाहता था, उसके लिए वो उन्हें सिटी में भेजना चाहता था, बट जो उनके एक्सपेंसेस थे, खर्चे थे, वो बहुत ज्यादा थे। ओके, तो वो जो उनकी पूरी फैमिली थी वो सिटी में शिफ्ट हो गई थी। तो क्या रीजन था माइग्रेशन ऑफ धीरज फैमिली? दैट इज हायर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, कडाना डैम इज सिचुएटेड इन। कडाना जो डैम है वो कहाँ है? आंसर इज गुजरात। ये भी हमने स्टडी किया था कि अगर डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो भी फैमिलीज क्या करती हैं, माइग्रेट करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, when the government provides a new house after demolishing the old house, it is called। अगर गवर्नमेंट आपको नया हाउस, नया घर प्रोवाइड करवाती है, किसकी जगह? आपके ओल्ड हाउस की जगह। ओके, तो ये क्या कहलाता है? रिहेबिलिटेशन। ये भी हमने, रिहेबिलिटेशन क्या होता है? एक जगह से जब आप, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं पुनर्वास या पुनः स्थापना, किसी चीज को अगेंस्ट सेट करना, कहाँ से? फर्स्ट प्लेस से रिमूव करके अनदर स्टेट, अनदर place पे। okay, that is rehabilitation. Now short answer, question number 1 is, in which place in the world famous Dargah of फखरुद्दीन located? प्लेस का नेम बताना है आपको जहाँ पे फखरुद्दीन की जो दरगाह है वो लोकेटेड है। तो इट इज इन कस्बा कालीघाट कलियाकोट ऑफ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक कस्बा है, टाउन है, जिसका नेम क्या है? गलियाकोट। वहां पे ये जो दरगाह है वो लोकेटेड है, प्रेजेंट है। Where did the family of गोविंद राम live? हमने फिर एक अनदर फैमिली के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज गोविंद राम फैमिली। तो वो कहाँ रहते थे? इन जन्यान गांव, उनके विलेज का, प्लेस का, जो उनका विलेज था उसका नेम है।
Question number third is, in which state was low-lying area formed for constructing the Kadana Dam? State का नेम बताना है कि कौन सा स्टेट था, राज्य था, जहाँ पे जो लो लाइंग एरिया मैंने आपको बताया था, जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो जो उसके आसपास का एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, लो लाइंग एरिया कहते हैं। तो उस लो लाइंग एरिया जहाँ पे कडाना डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो निचले इलाका था, तो वो कौन से स्टेट में हो रहा था उस डैम का कंस्ट्रक्शन? तो दैट इज गुजरात। गुजरात स्टेट में उसका डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। Now, in which district is शीतला माता मंदिर situated? डिस्ट्रिक्ट का नेम बताना है जहाँ पे शीतला माता का मंदिर situated है या located है, वहाँ पे है। So that is in डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में शीतला माता का मंदिर। Now, question number 5 is, what are the main problems faced by the people due to construction of dam? ये भी हमने already discuss किया था। जिन स्टूडेंट ने चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया था वो अगर आपने समझा है तो आपको इसका आंसर पता होगा कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है। तो पीपल हैव टू माइग्रेट फ्रॉम द विलेज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, क्योंकि वहाँ पे जो लो लाइन एरिया है वहाँ पे वाटर डिपॉजिट हो जाता है, तो फैमिली को माइग्रेट करना पड़ता है, पीपल्स को माइग्रेट करना पड़ता है विलेज से। ओके। Question number 6 is, due to the construction of dam, the people living in that area had to leave their homes. Why? डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन्हें अपना जो एरिया है वो लीव करना पड़ता है, उस एरिया में जो उनके होम है वो लीव करने पड़ते हैं। Why? इसका रीजन बताना है। तो ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम many areas become a low lying area and so the people living in that area had to leave their home because वहाँ पे वाटर डिपॉजिट हो जाता है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाई आर द डैम कंस्ट्रक्टेड? अब हमें डैम को कंस्ट्रक्ट करने की क्या जरूरत है, क्यों हम डैम कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका रीजन हमें बताना है। दैट इज, वी कंस्ट्रक्टेड डैम फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशनल पर्पस। ड्रिंकिंग मींस पीने के लिए हमें पानी चाहिए एंड इरिगेशनल मींस एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए, खेती के पर्पस से भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। सो दैट्स व्हाई वी कंस्ट्रक्टेड डैम। Now, question number 8 is, if you are given a responsibility to rehabilitate people in a new place, which facilities will you provide to them? अगर आपको rehabilitate करने की responsibility दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है, then आप people को new place पे rehabilitate करने की, तो आप उन्हें कौन सी facilities provide करवाएंगे? So, if I get a responsibility in rehabilitate people in a new place, I will provide them housing, drinking water, sanitation, साफ सफाई, school, primary health center, park, road, playground, etc. for them. ये सारी facility हम उन्हें provide करवाएंगे. Now, question number 4 is, why do villagers prefer to live in cities? गिव 5 रीजंस। जो विलेजर्स हैं, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, वो सिटीज में रहना क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि वो भी शहर में रहें, तो उसके हमें कोई भी 5 रीजन बताने हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन डिस्कस किए थे। सो विलेजर्स प्रेफर टू लिव इन सिटीज बिकॉज सिटी हैज एक्सीलेंट फैसिलिटीज। वहाँ पे अच्छी, बहुत अच्छी, एक्सीलेंट मीन्स वेरी गुड, अच्छी जो फैसिलिटीज या सुविधाएं हैं वो मिलती हैं। कौन कौन सी? लाइक बेस्ट एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट की, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, लाइक ट्रेन, बस, कार, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट की वो भी वहाँ अच्छी होती है। कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अच्छी है, ट्रेड एंड हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं वो वहाँ पे एक्सीलेंट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट आर द रीजन मेंशन इन द चैप्टर फॉर द पीपल लिविंग देयर होम? वो अपना जो होम है वो क्यों लीव करते हैं? तो होम लिविंग के जो रीजन है हमारे चैप्टर में मेंशन किए गए हैं वो हम बता सकते हैं। द रीजन गिवन इन दिस चैप्टर आर स्टारवेशन, एजुकेशन, ड्रॉट एंड एम्प्लॉयमेंट। स्टारवेशन मीन्स भूखमरी, भूखा, उन्हें खाने के लिए फूड प्रोवाइड नहीं है, उनके पास में फूड अवेलेबल नहीं है, तो वो ये भी एक रीजन है माइग्रेशन का। ड्रॉट मीन्स सूखा या अकाल पड़ना, बिकॉज बारिश नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स उन्हें जॉब या वर्क के लिए माइग्रेट करना पड़ता है। नाउ लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट आर द रीजन ड्यू टू व्हिच पीपल माइग्रेट? हमें रीजंस बताने हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिसके
जिसकी वजह से पीपल माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर. तो फर्स्ट रीजन इज फॉर सर्चिंग बेटर ऑक्यूपेशन और जॉब. Second one is for higher studies. Third one is for medical facilities. Fourth is for marriage purpose. Fifth is due to fight on caste and religion. Sixth one is for better living standards. And last is drought, flood, tsunami, storms, etc. are some other reasons. Question number 2 is what basic needs are to be developed in the villages to avoid people from migrating to other places. हमें बेसिक नीड मतलब ऐसी कौन कौन सी जरूरी नीड्स या सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज हैं जो कहाँ डेवलप करनी है, कहाँ पे उन्हें प्रोवाइड करवानी है, विलेजेस में. गांव में हमें कौन सी ऐसी सुविधाएं या जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड करवानी है ताकि जो पीपल हैं वो अवॉइड करें. अवॉइड मीन्स वो नहीं जाए, वो जो माइग्रेट करते हैं विलेज टू सिटी वो माइग्रेशन नहीं करें. तो उस माइग्रेशन को अवॉइड करने के लिए हमें कौन सी फैसिलिटीज या जो बेसिक नीड है वो प्रोवाइड कराना चाहिए. टू अवॉइड पीपल फ्रॉम माइग्रेटिंग टू अदर प्लेसेस दे शुड बी प्रोवाइडेड with facility like बेस्ट एजुकेशन. अगर विलेजेस में ही बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे हम तो क्या वो सिटीज की तरफ माइग्रेट करेंगे पीपल जो एजुकेशन की वजह से माइग्रेट करते हैं? नो, वे नहीं जाएंगे. प्रॉपर रोड्स, अगर वहाँ पे अच्छे से रोड डेवलप हो जाएंगी तो भी वो नहीं माइग्रेट करेंगे. एंड हॉस्पिटल्स, schools, good transport facilities, water, electricity in their own village. अगर ये सारी फैसिलिटीज जो हैं, वाटर उन्हें मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहेगी वहाँ पे, अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छे स्कूल्स होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, रोड्स होंगी वहाँ पे, ओके, और जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो भी अच्छी होगी, तो वो जो पीपल हैं वो अवॉइड करेंगे माइग्रेट करना. ओके, माइग्रेशन को वो अवॉइड करेंगे. Now, our chapter number 2 is also completed. So, thank you, student, and we will discuss our next chapter in our